बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे इकलौते भाई की शादी की रात थी। वो रात जो हर खानदान में खुशी, रोशनी और मुस्कुराहटें लेकर आती है, मगर हमारे घर की फिजा में अजीब सी बेरौनकी घुल गई थी। बाहर ढोलक की आवाजें आ रही थी, लड़कियां गीत गा रही थीं, मोहल्ले की औरतें मुबारकबाद दे रही थीं, मगर मेरे जहन को एक ही ख्याल बार बार चीर रहा था। आमना, मेरी सहेली आमना, जो मुझे देखते ही हमेशा मुस्कुरा देती थी। आज उसकी आंखों में एक ऐसी घबराहट थी जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो अपने घर से किस हाल में आई थी और दिल में क्या तूफान उठाए बैठी थी। शादी खत्म होने के बाद सब अपने अपने कमरों में जाने लगे। मैंने भी अपना दुपट्टा संभाला और सोने के लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी कि अचानक मेरे पीछे कदमों की भागती हुई आवाज आई। मैं पलटी तो आमना थी, जर्द चेहरा, कांपते हाथ और आंखों में ऐसी बेबसी जैसे कोई आखिरी बार जिंदगी की रस्सी थाम रहा हो। उसने हाँपती हुई आवाज में कहा, मुझे बचा लो प्लीज, तुम दोस्त हो ना। मैं नहीं रह सकती वहां, मुझे डर लग रहा है, बहुत डर। मैं साकत रह गई, जैसे मेरे पांव फर्श से चिपक गए हों। आमना, क्या हुआ है? तुम क्यों कांप रही हो? मैंने आगे बढ़कर उसे कंधों से थामा, मगर उसने फौरन मेरा हाथ पकड़ लिया, जैसे उसके लिए वही आखिरी सहारा हो। वो बेख्तियार बोलती गई, तुम्हारे भाई। उनकी आंखों में कुछ अजीब था। मैं अंदर नहीं जाना चाहती, मुझे लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है, मुझे यहां रहने दो प्लीज। उसकी आवाज के लरसने से मेरा दिल भी डूबने लगा। मैं कुछ कहती, इससे पहले ही दरवाजा जोर से खुला और अम्मी अंदर आई। उनके चेहरे पर गुस्से की तपिश साफ थी। ये क्या तमाशा लगा रखा है? उन्होंने आमना को बाजू से खींचकर अपने करीब कर लिया। कमरा छोड़कर यहाँ क्यों आई हो? शादी हुई है तुम्हारी, खेल तमाशे नहीं। आमना के लब कपकपाए। अम्मा, मुझे डर लग रहा है, बस थोड़ी देर। अम्मी ने उसे बात पूरी करने न दी और सख्ती से बोली, डर लग रहा है तो नमाज पढ़ लेना, मगर ये हरकतें बंद करो, चलो अंदर। मैंने जल्दी से कहा, अम्मी आराम से, आमना की तबीयत ठीक नहीं लग रही। अम्मी ने मेरी तरफ वो निगाह डाली जिसमें सिर्फ हुक्म था, कोई गुंजाइश नहीं। जो होना है होने दो, इसे वापस ले जाने का सवाल ही नहीं। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, वो आमना को खींचकर भाई के कमरे की तरफ ले गई। मैं बेबसी से वो मंजर देखती रही। आमना की उंगलियां मेरे दुपट्टे को छूने की कोशिश कर रही थी, जैसे आखिरी उम्मीद हो, मगर अगले लम्हे अम्मी ने उसे जोर से अंदर धकेल दिया। दरवाजा धड़ाम से बंद किया और वापस चली गई। दरवाजा बंद होने की आवाज मेरे दिल को इस तरह लगी जैसे किसी ने पत्थर मारा हो। मैं चलने में वहीं खड़ी रही, ना आंख झपकी, ना सांस सीधी हुई। अंदर से कोई हल्की सी आवाज आई, फिर खामोश, फिर मध्यम सी सिसकी, फिर थोड़ी तेज, फिर गैर वाज़ेह अल्फाज, जैसे कोई रहम मांग रहा हो। मेरा दिल हलक में आ गया। आमना, आमना, दरवाजा खोलो। मैंने जोर से दस्तक देना शुरू कर दी। भाई प्लीज दरवाजा खोलो, वो ठीक नहीं है, प्लीज खुदा के लिए। कोई जवाब नहीं मिला। मैंने मजीद जोर से दरवाजा पीटा। भाई सुन रहे हो ना, प्लीज दरवाजा खोलो, वो मर जाएगी। हवा में अजीब सा बोझ था, जैसे पूरा घर गवाह बनकर खामोश खड़ा हो। कुछ लम्हे के बाद दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुला। मैंने बगैर कुछ सोचे अंदर कदम रखा। मेरा दिल धड़क रहा था, हाथ सर्द, आवाज गुम। आमना, आमना, कहाँ हो? भाई एक कोने में खड़ा था, चेहरे पर बेचैनी, जैसे उसे भी पूरी तरह समझ न आई हो कि हुआ क्या है। उसने नजरें नहीं मिलाई। मैंने पलंग के पास देखा तो आमना नींद बेहोश सी पड़ी थी। उसका सांस बहुत हल्का था, चेहरा पसीने से भीगा हुआ और हाथ कांप रहे थे। मैं दौड़कर उसके पास आ बैठी। आमना, सुन रही हो? आंखें खोलो, मैं हूं यहाँ। मैंने उसके चेहरे पर पानी के चंद कतरे छिड़के। उसकी पलकें हल्की हिली और वो बहुत आहिस्ता से आंखें खोलने लगी। उसने मुझे देखा तो उसकी आंखों में ऐसी खौफजदा खामोशी थी जिसके लिए कोई लफ्ज मौजूद ही नहीं। मैं ठीक हूं, उसने बहुत कमजोर आवाज में कहा, जो खुद उसके जिस्म ने भी शायद पूरी तरह न सुनी। मैंने सीधा भाई की तरफ देखा। आपने इसे इतना खौफजदा क्यों किया? वो पहले ही बहुत कुछ सह कर आई है, कुछ तो ख्याल करें। भाई ने पहली बार नजरें उठाई। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, एक अजीब सा शर्मिंदा सा खला था। मैंने कुछ नहीं किया, इसकी शायद तबीयत खराब हुई थी, मैं भी घबरा गया था। मैंने जलती हुई आवाज में कहा, अगर आपको खुद समझ नहीं आ रही तो कम अज कम इसे इतनी तनहा मत छोड़ा करें। वो नई है, डरी हुई है। और मेरे अल्फाज गले में अटक गए। और वो मेरी दोस्त है। आमना ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मुझे बस लड़ाइयों से डर लगता है, मुझे कुछ याद नहीं, बस आवाजें और अंधेरा। मैंने उसके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखा। तुम अब अकेली नहीं हो, मैं हूं यहाँ, कुछ नहीं होगा। भाई ने आहिस्ता से कहा, मैं इसे परेशान नहीं करूंगा, तुम फिक्र न करो। मैंने सर हिलाया, मगर दिल को यकीन न आया। मैंने आमना को सहारा दिया, उसे तकिए के साथ टिकाया और चादर उड़ाई। उसकी आंखें बंद होने लगी, मगर उसकी उंगलियां अब भी मेरे हाथ को थामे हुई थी, जैसे उसका वजूद
उसी गिरफ्त से जुड़ा हो। रात की फिजा में खामोशी फैल रही थी, मगर मेरे दिल में एक तूफान उठ रहा था। यह सिर्फ पहली रात थी, पहला इम्तहान, पहला गैर दिखाई देने वाला जख्म। मैं सोचती रही कि हमारी दोस्ती आज एक नई राह में दाखिल हो गई है, ऐसी राह जिसमें रोशनी कम, अंधेरा ज्यादा है। और शायद ये जुल्म का वो आगाज था जिसने हमारी जिंदगी को एक दूसरे से ऐसे बांध देना था कि वापसी मुमकिन न रहेगी। सुबह का उजाला आहिस्ता आहिस्ता पूरे सहन में फैल रहा था, मगर घर की फिजा में एक अजीब बोझ था। पिछली रात के वाकयात मेरे जहन पर अभी तक हथौड़े की तरह बरस रहे थे। मैंने आमना को नीम बेहोश हालत में संभाला था, मगर उसके चेहरे पर छाई घबराहट और लरसती सांसें अब भी मेरी आंखों के सामने ताज़ा थी। मुझे लगा था कि शायद आज सुबह माहौल नर्म हो जाएगा, मगर जैसे ही मैं नीचे आई मुझे समझ आ गया कि यह महज मेरा वहम था। नाश्ते की मेज पर सबके लिए गर्म पराठे, अंडे और खुशबू देती चाय रखी थी। भाई के सामने उसकी पसंदीदा डिशेज सजाई गईं। घर के उसूल ऐसे थे कि कोई भी आवाज़ उठाना बगावत के बराबर था। मैं बस आहिस्ता से आमना के पास गई और पूछा, तबीयत कैसी है? रात के बाद तुम ठीक हो? आमना ने गर्दन उठाई। उसकी आंखें बड़ी और खाली लग रही थी, जैसे पूरी रात जाग कर भी सो न सकी हो। मैं ठीक हूँ। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। बस थोड़ा सर घूम रहा है, लेकिन कुछ नहीं, मैं संभल जाऊंगी। मैंने कहा, कुछ और खा लो, सिर्फ रोटी तो तुम्हें मजीद कमजोर कर देगी। उसने एक हल्की सी उदास मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। अगर मैं कुछ और पकड़ूंगी तो अम्मी नाराज हो जाएंगी, तुम जानती हो। मेरे जवाब देने से पहले ही भाई अंदर आया। उसके कदमों में वही सख्ती थी जो हमेशा थी। उसने इर्द गिर्द देखा और जैसे ही आमना पर नजर पड़ी वो गुस्सीली आवाज में बोला, ये क्या पोजीशन बना रखी है? तुम्हें किसी ने यहाँ बेसमेंट में बैठने को कहा था क्या? मैं इस पर क्यों नहीं आई? आमना घबराकर फौरन खड़ी हुई। मैं यहीं ठीक हूँ, मैं बस। भाई ने बात काट दी। हर बात का जवाब क्यों देती हो? कल रात भी तुमने। वो जुमला पूरा नहीं कर पाया। शायद उसे पिछली रात की अपनी हालत याद आ गई। शायद उसे अपनी घबराहट याद आई होगी जो उसने मुझसे छुपाई थी। मगर वो सख्त लहजे में बोला, सीधी तरह रहा करो। और हाँ, कपड़े क्यों नहीं बदले अभी तक? आमना ने नजरें झुका दी। मैं अभी बदल लेती हूँ, बस चाय। उसी लम्हे अम्मी ने उसका जुमला काट दिया। चाय छोड़ो, पहले झाड़ू पोंछा करो, सारा घर गंदा पड़ा है और तुम आराम से बैठी हो। मैंने आगे बढ़कर कहा, अम्मी रात आमना की तबीयत। अम्मी ने मेरा बाजू पकड़ लिया और दबी मगर सख्त आवाज में कहा, तुम अपने काम से काम रखो, इस घर के उसूल तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं पीछे हट गई, मगर दिल में चिंगारी सुलग उठी। आमना ने खामोशी से ट्रे एक तरफ रखी और काम में लग गई। झाड़ू पकड़ते हुए उसके हाथ हल्के से कांप गए, लेकिन उसने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की। कुछ देर के बाद मैं छत पर कपड़े डालने गई तो देखा आमना भी वहां आई हुई थी। वो हाथ में कपड़े लिए अपने आप को मसरूफ रखने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके कदम डगमगा रहे थे। मैं उसके करीब गई और आहिस्ता से पूछा, आमना अगर तुम काम नहीं कर सकती तो अम्मी को बोल दूं? उसने फौरन सर हिला दिया। नहीं नहीं, मत बोलना, मैं खुद कर लूंगी। अगर उन्होंने सुन लिया कि मैं कमजोर हूं तो फिर ज्यादा डांट पड़ेगी। मैंने उसके हाथों में कपड़े देखे। उसकी उंगलियों के जोड़ सुर्ख थे, जैसे ज्यादा देर तक दबाव बर्दाश्त करने की वजह से सूज गए हों। ये कमजोरी तुम्हारी नहीं, तुम पर डाले जाने वाला बोझ है। मैंने दिल में सोचा, मगर जबान पर कुछ न लाई। नीचे से अम्मी की आवाज आई, आमना सारा सामान कहाँ रखा है? ये देखो, पूरे किचन का शेल्फ बिखरा है। आमना फौरन भागी। मैं उसके पीछे गई तो देखा कि अम्मी एक जगह खड़ी उसे डांट रही थी। ये नमक यहाँ क्यों रखा है? ये मसाले उल्टे क्यों हैं? तुम्हें घरदारी आती भी है या नहीं? आमना ने आहिस्ता से कहा, मैं ठीक कर देती हूँ, बस गलती। अम्मी ने बात काट दी। बस गलती? गलती यही कहती रहोगी, कल से यही सुन रहे हैं। मैंने आहिस्ता से कहा, अम्मी शायद। तुम चुप रहो। अम्मी की आवाज़ इतनी सख्त थी कि मैं रुक गई। आमना खामोशी से सामान ठीक करती रही। कुछ देर के बाद मैंने उसे आंगन में कपड़े धोते देखा। धूप तेज थी, हाथ साबुन से भरे हुए थे और उसके गीले बालों से चिपके हुए थे। वो मुसलसल खांसी कर रही थी। मैंने पानी का गिलास देकर कहा, ये पी लो आमना, तुम्हारी सांस तेज हो रही है। उसने थका हुआ चेहरा उठाया। अगर मैं रुक गई तो अम्मी सोचेंगी कि मैं बहाना बना रही हूँ। तुम छोड़ो, मैं कर लूंगी सब। मैंने कहा, एक मिनट, पानी पीने से कौन सा तूफान आ जाएगा? वो हल्का सा मुस्कुराई, जैसे किसी ने उसके अंदर की दीवार पर हल्का सा चिराग रख दिया हो। शुक्रिया, बस तुम ही हो जो ऐसी बात करती हो। इस दौरान भाई कमरे से निकला। उसने आंगन का मंजर देखा, मगर कुछ न कहा। उसकी खामोशी मुझे अजीब लगी। कुछ देर गुजरी तो अम्मी ने फिर आवाज लगाई, आमना ये बर्तन धोकर रखो और साथ ही चावल भी चढ़ा दो, जल्दी करो, सुस्त मत बनो। मैंने दिल में सोचा कि ये सब एक ही सुबह में, मगर आमना ने बगैर कुछ कहे काम शुरू कर दिया।
मैं उसके पास खड़ी हुई और हल्के से बोली, अगर कुछ कहने को दिल करे तो मुझे कहना, दिल में मत रखो। उसने आहिस्ता से कहा, दिल तो बहुत कुछ कहना चाहता है, मगर डर लगता है कि कहीं आवाज़ निकलने से सब और बिगड़ ना जाए। मैंने सोचा कि वाकई कभी कभी खामोशी भी इंसान की हिफाजत बन जाती है, मगर ये खामोशी जुल्म के आगे ढाल भी बनती है और कमज़ोरी का निशान भी। दोपहर के वक्त एक वाक़या हुआ जिसने मुझे मज़ीद परेशान कर दिया। अम्मी ने आमना से कहा कि वो छत पर रखे संदूक से कुछ सामान उतार लाए। आमना जैसे ही लकड़ी की सीढ़ी पर चढ़ी, सीढ़ी के एक जंगालूद पाए ने हल्का सा झटका खाया। मैंने फौरन आवाज़ लगाई, आमना ध्यान से। आमना ने सर नीचे करके कहा, मैं ठीक हूँ। मगर अगले ही लम्हे उसके हाथ से संदूक का ढक्कन फिसल गया। वो घबरा गई, मगर किसी तरह खुद को संभाल दिया। अम्मी ने नीचे से सख्त आवाज़ में कहा, यही डरपोकपन है तुम्हारा, ज़रा मजबूत हो जाओ। आमना ने कुछ न कहा, मगर उसका चेहरा कह रहा था कि वो अंदर से टूट रही है। शाम ढलने लगी तो मैंने आमना को सहन में बैठे देखा। वो कपड़े तय कर रही थी, मगर हर तय के साथ उसकी सांस जैसे भारी होती जा रही थी। मैं उसके पास गई और कहा, पूरा घर तुम्हें ही चलाना है क्या? थक गई हो तो थोड़ा आराम कर लो। उसने आहिस्ते से कहा, आराम? यहाँ इस लफ्ज़ की जगह ही नहीं है, बस काम काम। और फिर वो रुक गई। और फिर? मैंने पूछा। उसने धीरे से कहा, और फिर नई आजमाइश, हर दिन एक नई। मैं उसके पास बैठ गई। आमना, तुम ये सब कब तक सहोगी? वो कुछ देर खामोश रही, फिर धीमी आवाज़ में बोली, जब तक मेरा दिल मजबूत रहेगा, जब तक तुम मेरे साथ हो, और जब तक अल्लाह मुझे बर्दाश्त देता रहेगा। मगर सच कहूँ, ये सुबह मेरे लिए वाकई बहुत भारी थी। साया फैलता गया, शाम गहरी होती गई, मगर आमना की आंखों में बेबसी का जो साया था वो गहरा से गहरा होता गया। मुझे उस लम्हे पता चल गया कि ये तो बस आगाज़ था, आजमाइश का पहला कदम। अगले दिन उससे भी सख्त होने वाले थे। दोपहर का वक्त था, सूरज की तपिश किचन की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। आमना चूल्हे के सामने झुकी हुई थी और दाल में चलती हुई हांडी को हल्का हल्का चम्मच से हिला रही थी। उसकी सांसें तेज थी। सुबह के बाहरी माहौल ने उसे पहले ही कमजोर कर रखा था। मैं आलू छीलते हुए उसे देख रही थी कि उसी वक्त एक मामूली सी हवा का झोंका आया। आमना का दुपट्टा आग के बहुत करीब आकर लग गया। पहले तो हल्की सी बदबू आई, फिर धुआं, और अगले लम्हे छोटा सा शोला उठा। आमना घबराकर एकदम पीछे हटी। ओ खुदा, उसके हाथ लरसते थे। उसने जल्दी जल्दी दुपट्टे को झटक कर आग बुझाने की कोशिश की। मैंने चाकू एक जानिब फेंका और दौड़कर उसके पास पहुंची। आमना, हाथ पीछे करो। मैंने उसका बाजू पकड़कर दुपट्टे को जोर से झाड़ा। शोला फौरन बुझ गया, मगर उसके बाजू पर सुर्ख निशान उभर आया था, जहां कपड़ा चंद लम्हों की तपिश से जलकर चिपक गया था। आमना ने बहुत आहिस्ता से सिसकी ली, मगर अपनी आवाज़ दबा ली। मैंने उसका बाजू थामा। ये तो छाला बन जाएगा, बैठो इधर। इतने में अम्मी किचन में दाखिल हुई। उन्होंने एक नज़र दुपट्टे के किनारे को देखा जो जलकर काला हो चुका था, फिर दूसरी नज़र आमना पर डाली। उनके चेहरे पर फिक्र नहीं, बल्कि डांट का साया था। अगर एहतियात नहीं करोगी तो यही होगा। घर का काम दिल लगा कर करो, सोचों में खोई रहोगी तो नुकसान तो हो गई। मैंने फौरन कहा, अम्मी, इसका बाजू जल गया है, पहले मरहम। अम्मी ने मेरी बात सुने बगैर कहा, हरकतें ऐसी हो तो काम कैसे चलेगा? बस सब कुछ हाथ से गिरा दो, जैसे छुई मुई हो। आमना ने जल्दी से कहा, मैं ठीक हूँ अम्मी, गलती मेरी है, मैं संभाल लूंगी। उसकी आवाज़ में वही घबराहट थी जो पिछली 2 रातों से उसकी साथी बनी हुई थी, मगर अम्मी ने उसे बिल्कुल अहमियत न दी। मैं उसका हाथ पकड़कर ठंडा पानी बहाने लगी। ये ठंडा रखो, वरना निशान गहरा हो जाएगा। आमना ने सर हिलाया। शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा। मैंने कहा, ये तो साफ जल गया है, तुम क्यों हर तकलीफ में खामोश रहती हो? आवाज़ निकालो कम अज कम। आमना ने नीचे नजरें किए, आहिस्ता से जवाब दिया, आवाज़ निकालूंगी तो फिर हर बात बढ़ जाएगी, यहाँ खामोश रहना ही बेहतर है। मैंने मरहम लगाते हुए कहा, खामोशी भी एक हद तक इंसान को बचाती है, उसके बाद गहरा जख्म बन जाती है। वो आहिस्ता से मुस्कुराई। जख्म भी भरी जाते हैं, बस थोड़ा वक्त लगता है। मैं उसकी इस बात पर खामोश हो गई। शायद वो वक्त के सहारे जी रही थी, शायद वो खुद को समझा रही थी कि बर्दाश्त ही एक रास्ता है। मरहम लगाने के बाद उसने दोबारा काम संभालना चाहा। मैंने रोकते हुए कहा, मत करो, अभी थोड़ी देर आराम कर लो। आमना ने आहिस्ता से हाथ पीछे कर लिया। अगर आराम करूंगी तो अम्मी कहेंगी ना कि मैं बहाने बना रही हूँ, और तुम्हें भी उनकी डांट पड़ेगी। छोड़ो, मैं कर लूंगी सब। मैंने बेबसी से सर हिलाया। चलो कम से कम बैठ कर करो, खड़े खड़े और न जला लेना कुछ। वो एक कोने में बैठ गई और सब्जी काटने लगी। हर छुरी चलने पर उसकी उंगलियां हल्का सा कांपती, मगर वो मुसलसल काम करती रही। दोपहर गुजरती गई, मगर आमना का चेहरा जर्द से जर्द होता गया। जब वो मिट्टी के बर्तन धोने लगी तो मैंने फिर आवाज़ दी, तुम बैठ जाओ, मैं कर लूंगी ये सब।
आमना ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। तुम सारा काम क्यों करोगी? ये घर मेरा भी है, मैं मेहमान नहीं हूं। तुम मेहमान नहीं, लेकिन तुम अकेली भी नहीं हो। वो खामोश हो गई। उसकी आंखों में कुछ लम्हों के लिए जज्बात तैरे, मगर फिर वो दब गए। इस दौरान भाई बाहर से आया, पसीना पोंछते हुए। उसने पानी का गिलास उठाया और उसकी नजर आमना पर पड़ी, जो बर्तन धोने में झुकी हुई थी। अभी तक यही काम चल रहा है? उसने पूछा। अम्मी फौरन बोली, हाँ, इसके हाथ से सब कुछ आहिस्ता होता है, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। भाई ने मध्यम सी आवाज में कहा, इसका बाजू, ये क्या हुआ? आमना फौरन बोल पड़ी, कुछ नहीं, बस मामूली सा छू गया था आग से। मैं अम्मी ने बात काटी, होना ही था जब ध्यान ना हो। खैर, ये सब औरतों के काम ही है, सीख जाएगी। मैं भाई के चेहरे पर आया हुआ हल्का सा तासुर देख सकती थी, जो शायद फिक्र का पहला इशारा था, मगर उसने कुछ कहा नहीं और वहीं से पलट गया। असर के वक्त आमना की हालत मजीद बिगड़ने लगी। मैंने उसे रोकते हुए कहा, चलो अंदर बैठो, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। वो चलती रही, मगर अचानक कदम डगमगाए। मैंने फौरन उसे थामा। आमना, सीधी तरह खड़ी नहीं हो पा रही हो तुम, आओ बैठो यहाँ। उसने बैठते हुए कहा, सारा दिन काम करती हूँ, थकन तो होगी ही ना। कुछ नहीं, चक्कर आ रहा है बस। मैंने पानी का गिलास ला कर दिया, पानी पियो, सांस सीधी करो। वो आहिस्ता आहिस्ता पानी पीने लगी। उसकी सांसें बोझल हो रही थी। आमना, ऐसा कब तक चलेगा? मैंने आहिस्ता से पूछा। जब तक तुम कहोगी कि सब ठीक हो जाएगा। उसने इतने यकीन से ये बात कही कि मेरा दिल एकदम भर आया। मगरिब के बाद अम्मी ने उसे सहन में सफाई करने का कहा। मैंने देखा कि आमना झाड़ू लगाते हुए हर चंद कदम के बाद रुक रही थी। झाड़ू पकड़ने वाले हाथ में बार बार दर्द की लहर दौड़ती थी। आखिर में मैंने बर्दाश्त न किया। बस करो आमना, तुम सीधी खड़ी भी नहीं हो पा रही। आमना ने रोकने की कोशिश की, मगर मैंने झाड़ू पकड़कर खुद उठा लिया। ये मैं कर लूंगी, तुम बैठो। वो मेरे करीब आकर बैठ गई, मगर उसका चेहरा जैसे बुझ चुका था। ये घर मुझे कैद खाना लगने लगा है। वो पहली बार खुलकर बोली। मुझे लगता है जैसे दीवारें मुझ पर बंद हो रही हैं। मैं उसके पास बैठ गई। घर कैद नहीं होता, इंसानों के रवैये उसे कैद खाना बना देते हैं। उसने गहरी सांस ली। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं इस दीवार का हिस्सा ही न बन जाऊं। बेआवाज, बेवजूद। मैंने आहिस्ता से उसका हाथ थामा। जब तक मैं हूं, तुम कभी बेआवाज नहीं हो सकती। मैं तुम्हारी आवाज बनूंगी। आमना ने मेरी तरफ देखा। तुम मेरी दोस्त हो, शायद इस घर की वाहिद रोशनी। मैंने उसकी हथेली दबाई। और तुम वो इंसान जिसे जुल्म जितना भी दबाने की कोशिश करे, वो फिर भी एक दिन अपनी रोशनी से सब बदल देते हैं। शाम गहरी होती गई थी। आसमान का रंग बदल रहा था, मगर आमना की आंखों में बस एक ही रंग था, थकन और दर्द का। मुझे पहली बार यकीन हुआ कि आमना जिस आजमाइश के बीच खड़ी है वो मामूली नहीं, और जो कुछ आज हुआ वो आने वाले दिनों के मुकाबले में शायद बहुत छोटा था। शादी को 1 महीने ही गुजरा था और उसे 1 महीने ने आमना को वो थकन, वो बोझ और वो खामोश खौफ दे दिया था जो शायद सालों में भी ना मिलता। पिछले दिनों की मुसलसल कमजोरी और चकराहट के बाद बिलाखिर एक सुबह ऐसे वक्त में उसकी हालत बिगड़ी कि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने चंद लम्हे उसकी रिपोर्ट्स देखी, फिर मुस्कुरा कर कहा, मुबारक हो आमना, आप उम्मीद से हैं। ये सुनते ही जैसे मेरा दिल खुशी से भर गया। मैंने फौरन आमना का हाथ पकड़ा और कहा, देखो, अब सब बदल जाएगा। अल्लाह ने तुम पर अपनी रहमत उतारी है। अब घर का माहौल भी अच्छा हो जाएगा। आमना ने धीमी आवाज में कहा। काश ऐसा हो। मैं डर रही हूँ, पता नहीं सब कैसा रद्द-ए-अमल देंगे। मैंने उसे तसल्ली दी। डरने की जरूरत नहीं है, सब खुश होंगे। मगर मेरा एतमाद कुछ लम्हों के बाद ही टूट गया, क्योंकि जब घर पहुंचकर हमने अम्मी को ये खुशखबरी सुनाई तो अम्मी का चेहरा सख्त हो गया। उनकी आंखों में खुशी के बजाय तशवीश और गुस्सा था। इतनी जल्दी? अम्मी ने तंज़िया अंदाज में कहा। घर के काम भी सही से नहीं आते और ऊपर से ये जिम्मेदारी। पहले तुम घर संभालो, फिर खानदान बढ़ाना। आमना ने फौरन नजरें झुकाकर कहा, मैं सब संभाल लूंगी अम्मी, बस दुआ करें। अम्मी ने उसके जवाब पर भी नागवारी से सर हिलाया। दुआ? असल दुआ यह है कि तुम जिम्मेदारी समझो, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैंने जल्दी से कहा, अम्मी कम से कम इसे बैठने तो दें, इसकी हालत ठीक नहीं है। अम्मी ने मुझे घूर कर देखा। तुम बस इसकी हमदर्दी में बहती रहो, घर चलाना है, जज्बात नहीं। भाई भी करीब खड़ा था। मैंने उम्मीद की कि वो कुछ कहेगा, मगर उसका चेहरा अजीब था, ना खुशी ना गुस्सा, बस एक अजीब सा बेयकीनी का साया। आमना ने डरते डरते उसकी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, मैं डर रही हूँ, सब ठीक होगा ना? भाई कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर सिर्फ इतना बोला, हो जाएगा। लेकिन यह जवाब भी खोखला था, जैसे वो खुद अपने लफ्जों पर यकीन नहीं रखता हो। उस दिन के बाद घर का माहौल बदलने के बजाय मजीद बिगड़ गया। अम्मी के चेहरे पर हर दूसरे लम्हे नाराजगी दिखाई देती और आमना को कुछ भी कहने की इजाजत नहीं थी। एक दिन सुबह के वक्त
अम्मी ने उसे आवाज दी, आमना ये सब्जी खराब क्यों है, तुम्हें नजर नहीं आता? आमना घबरा कर बोली, अम्मी मैंने तो कल ही। अम्मी ने फौरन डांट दिया, कल तुमने बस जल्दी जल्दी काम निपटाया होगा, अगर तवज्जो दी होती तो ये ना होता। मैंने आहिस्ता से कहा, अम्मी वो कमजोर है अभी, कमजोरी की खबरें मत दो मुझे। अम्मी ने गुस्से से जवाब दिया। आमना दिन भर खामोश रहकर काम करती रही। उसके चेहरे पर मुसलसल थकन छाई रही, मगर उसने एक बार भी शिकायत न की। हर वक्त जैसे वो ये सोचती रहती कि अगर उसने अपना खौफ जाहिर कर दिया तो घर में एक और तूफान आ जाएगा। एक रोज मैं किचन में सब्जी काट रही थी कि मैंने देखा आमना वजू करके जाए नमाज बिछा रही थी। उसके चेहरे पर वही थकन थी, मगर साथ एक अजीब सा सुकून भी था। वो नमाज में खड़ी हुई तो उसकी आंखों से खुद ब खुद आंसू बहने लगे। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर वो पूरी यकसुई से दुआ मांग रही थी। नमाज के बाद मैंने आहिस्ता से पूछा, इतने आंसू क्यों? कुछ कहना है तो कहो। आमना ने धीरे से कहा, बस दिल बहुत भारी है। मैं हर नमाज में अल्लाह से कहती हूँ कि घर में आसानी कर दे। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि किसी को तकलीफ ना हो, मगर न जाने क्यों सब बोझ मेरे हिस्से में आ जाता है। मैंने उसके शाने पर हाथ रखा। तुम्हारे सब्र का फल बहुत बड़ा होना है, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना। वो मुस्कुराई, मगर वो मुस्कुराहट बहुत टूटी हुई थी। उसी दिन शाम के वक्त अम्मी ने उसे आवाज दी, आमना जरा छत पर जाना और वहां से कपड़े लाना, बारिश होने वाली है। मैंने कहा, अम्मी मैं ले आती हूँ, तुम अपने काम करो, उसे करने दो। आमना धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। ऊपर हवा तेज थी और आसमान बादलों से भरा हुआ था। मैं भी कुछ फासले पर पीछे गई कि कहीं वो चकरा ना जाए। जैसे ही वो छत पर पहुंची, अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और कपड़ों की टोकरी उलट गई। कपड़े इधर उधर उड़ गए। आमना ने घबरा कर एक दो कपड़े पकड़े, मगर उसके हाथ लरस रहे थे। मैं बेख्तियार बोली, संभल कर, हवा बहुत तेज है। मगर उसी लम्हे उसका कदम फिसला। वो एक लम्हे के लिए डगमगाई। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं दौड़कर उसे थामने के लिए पहुंची। आमना ने हाँफती हुई आवाज में कहा, बस थोड़ा चक्कर आ गया था। नीचे उतरते हुए वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। मैंने कहा, तुम आराम करो, इतनी कमजोरी में काम मत करो इतना। उसने दबी आवाज में कहा, अगर मैं बैठ जाऊंगी तो अम्मी नाराज होंगी, वो समझेंगी कि मैं बहाना कर रही हूँ। शाम को जब सब खाना खाने बैठे तो मैंने महसूस किया कि आमना का हाथ बार बार पेट पर जा रहा था, जैसे वो अंदर कुछ घबराहट महसूस कर रही हो। मैंने भाई की तरफ देखा, इसे आराम की जरूरत है, तुम बात करो अम्मी से। भाई ने कहा, मैं बात करूंगा बाद में। लेकिन वो बाद में कभी नहीं आया। अगले चंद दिनों में आमना की हालत और खराब हो गई। उसके कदमों में लर्जिश रहती, उसकी भूख कम हो गई और बाज़ औक़ात तो उसे बैठे बैठे ही चक्कर आ जाता। बावजूद इसके वो घर के कामों में हाथ बटाती रही। एक दिन सुबह मैंने उसे देखा कि वो आटा गूंद रही थी और उसका सांस फूला हुआ था। मैंने फौरन उससे कटोरी ली। तुम बैठ जाओ, मैं कर लूंगी। आमना ने आहिस्ता से कहा, शुक्रिया, अगर तुम ना होती तो शायद मैं ये सब बर्दाश्त न कर पाती। बहुत मुश्किल लगता है हर रोज। मैंने उसका हाथ थामा। अल्लाह ने तुम्हारे लिए आसानी लिखी होगी। तुम्हारे अंदर जो जान है वो तुम्हें मजबूत बना रही है। सब ठीक होगा आमना। उसकी आंखों में आंसू आ गए। काश सच में ठीक हो जाए। रात को जब मैं सोने लगी तो आमना मेरे कमरे में आई। वो बहुत खौफजदा लग रही थी। मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्यों, दिल घबरा रहा है। मैंने उसे बैठने के लिए कहा, यह सब तुम्हारे दिल पर दबाव की वजह से है। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, कुछ नहीं होगा। आमना ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, ये घर, ये बातें, ये सख्तियां, कभी कभी लगता है जैसे मैं सांस लेना ही भूल जाऊं, मगर मैं फिर भी सब्र करती हूं। शायद यही मेरा सहारा है। मैंने कहा, हाँ, सब्र सबसे बड़ा सहारा होता है, मगर मेहनत, मगर मोहब्बत, ख्याल और इंसानियत भी जरूरी है, जो तुम्हें यहां कम मिल रही है। वो खामोश रही। हम दोनों की खामोशी में बहुत कुछ छुपा हुआ था, दर्द भी, उम्मीद भी, और एक आने वाले तूफान का। वो शाम आम दिनों जैसी नहीं थी। घर में अजीब बेचैनी फैली हुई थी। अम्मी मुसलसल बड़बड़ा रही थी। भाई का चेहरा गुस्से से सुर्ख था। आमना दिन भर की थकन के बावजूद खामोशी से काम कर रही थी। उसकी रफ्तार सुस्त थी, शायद कमजोरी की वजह से या शायद दिन भर के दबाव ने उसे मजीद बेजान कर दिया था। मैंने महसूस किया कि आज कोई बात मामूल से ज्यादा बिगड़ी हुई है, मगर ये नहीं जानती थी कि चंद लम्हों में क्या होने वाला है। आमना ने किचन में बर्तन रखते हुए मामूली सी गलती की। गिलास फिसलकर फर्श पर गिर गया। टूटा नहीं, मगर आवाज तेज थी। भाई ने फौरन आगे बढ़कर दहाड़ा, तुमसे कुछ होता भी है सीधे तरीके से? 1 महीना हो गया है, मगर अब तक तुमने घर के काम नहीं सीखे। आमना पीछे हटी। मैं देख नहीं पाई, गलती हो गई। उसकी आवाज लरज रही थी। भाई ने एक लम्हे को अम्मी की तरफ देखा, जैसे उनकी हिमायत चाहिए हो, और फिर आमना के बाजू को सख्ती से पकड़ लिया।
आओ मेरे साथ। भाई छोड़े इसे, मैंने बेख्तियार चीख कर कहा और उसके पीछे दौड़ी, मगर वो मेरे आगे आगे चलता हुआ घर के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ गया, जहां पुराना बेआबोदाना कुआं था। वहां कभी कोई नहीं जाता था। रास्ता सुनसान झाड़ियों से भरा हुआ। शाम की सुर्खी में हर चीज खौफनाक लग रही थी। भाई प्लीज रुको, मैंने फिर पुकारा, मगर उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। आमना घसीटती हुई चल रही थी, उसके कदम कमजोर थे। क्या कर रहे हैं आप? उसने लरसती आवाज में कहा। भाई ने उसे खींचकर कुएं के पास ला खड़ा किया। डराना चाहती हो? घर खराब करना चाहती हो? ये ड्रामे मेरे सामने नहीं चलेंगे। आज अगर तुमने खुद को संभाला नहीं तो याद रखना। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल हलक में आ गया हो। भाई खुदा का वास्ता है, होश करो, मैंने चीख कर कहा। आमना के कदम डगमगाए। वो पीछे हुई तो अचानक मिट्टी सरक गई। कुएं का किनारा टूटा फूटा था। उसका पैर फिसला और वो लड़खड़ाकर पूरी कुव्वत से घुटनों के बल जा गिरी। उसकी आवाज दर्द से भरी थी। मैं दौड़कर आगे बढ़ी, मगर वक्त इतना कम था कि मेरा सांस ही रुक गया था। आमना दोनों हाथों से जमीन को पकड़े बैठी थी। उसका जिस्म खौफ से कांप रहा था। कुएं के अंदर से ठंडी सुनसान खामोशी उठ रही थी। एक लम्हे का फर्क उसे गिरा भी सकता था। भाई ने गुस्से में हाथ झटके और कहा, डर गई ना? बस यही सबक सीखो कि अपनी हरकतें ठीक रखो। ये आखिरी बार बताया है। इतना कहकर वो मुड़कर वापस घर की तरफ चल दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं भागती हुई आमना तक पहुंची। आमना उठो, तुम ठीक हो? मेरी आवाज खुद कांप रही थी। आमना ने सर उठाया। उसका चेहरा जर्द था, आंखों में खौफ के साए थे, मगर आंसू नहीं थे। मैं गिर सकती थी। अगर मैं गिर जाती तो क्या होता? मैंने उसे सहारा दिया। कुछ नहीं होता, मैं हूं ना। देखो, सांस लो। आमना ने नरसती हुई सांस ली। मैं बस जीना चाहती हूँ। बस इतनी सी ख्वाहिश है, किसी से लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, मुझे सिर्फ जीना है। मैंने उसे अपने करीब खींचकर गले लगाया। मैं वादा करती हूँ, तुम अकेली नहीं हो। मैं हमेशा साथ हूँ, कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। मेरा कंधा थाम कर वो खड़ी हुई, मगर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी टांगें उसका बोझ नहीं संभाल पा रही। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसके पैरों से खुद ब खुद मिट्टी चिमटती जा रही थी। शाम गहरी हो गई थी और थोड़ी देर में अंधेरा फैलने वाला था। जब हम घर के अंदर दाखिल हुए तो अम्मी ने एक नजर देखा और फौरन कहा, इतनी देर लगा दी? काम बाकी है, जल्दी करो। मैंने फौरन कहा, अम्मी वो कुएं के पास गिर गई थी। अम्मी ने सख्ती से कहा, गिर गई थी तो संभल जाएगी, इसे ज्यादा नाज न करो। आमना ने फौरन मेरी तरफ देखा, जैसे कह रही हो कि खामोश रहो। मैं ठीक हूं अम्मी, अभी कर देती हूँ। मैंने आहिस्ता से कहा, आमना छोड़ो, मैं कर देती हूँ। नहीं, अगर तुम करोगी तो अम्मी समझेंगी कि मैं काम से भागती हूँ। उसकी आवाज में शिकस्त भी थी और हिम्मत भी। रात को जब सब अपने कमरों में चले गए तो आमना मेरी तरफ आई। वो बहुत खामोश थी। क्या तुम सो रही थी? मैंने तकिए से सर उठाया। नहीं, आओ बैठो। वो मेरे बिस्तर के किनारे पर बैठ गई, कुएं के पास। मुझे लगा शायद यही आखिरी लम्हा है मेरा, मगर फिर मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दी और मैंने जमीन को मजबूती से पकड़ लिया। मैं चाहती हूं कि मैं बस जिंदा रहूं। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। उसकी आवाज टूट रही थी, मगर आंखों में आंसू नहीं थे। शायद आंसू खत्म हो चुके थे। मैंने कहा, तुम बहुत मजबूत हो आमना, बहुत। कोई और होता तो टूट जाता। तुमने फिर भी हिम्मत न छोड़ी। आमना ने सर झुकाया। मगर कब तक? हर दिन एक नई आजमाइश, हर रात एक नया खौफ। क्या कोई लम्हा ऐसा होगा जिसमें मैं बगैर डर के सांस ले सकूं? मैंने उसका हाथ पकड़ा। हाँ, वो लम्हा आएगा और मैं तुम्हें उस लम्हे तक लेकर जाऊंगी। वो आहिस्ता से मुस्कुराई, मगर वो मुस्कुराहट थकी हुई थी। आज रात नींद नहीं आएगी शायद। क्यों? मैंने पूछा। आमना ने बहुत धीमी आवाज में कहा, कुएं के किनारे बैठते हुए मुझे लगा जैसे कोई चीज मुझे खींच रही हो, जैसे सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो। मगर फिर भी मैंने आंखें बंद करके अल्लाह को पुकारा। बस ये दुआ की कि वो मुझे हिम्मत दे और मुझे खौफ से बचा ले। मैंने उसके शाने पर हाथ रखा। अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली है, तुम्हारी दुआ कभी रायगा नहीं जाती। आमना सर झुकाकर बैठ गई। कुछ ही लम्हों में उसकी हिचकियां शुरू हो गई। वो कोशिश कर रही थी कि आवाज बाहर ना निकले, मगर हर चंद सेकंड के बाद उसकी हल्की सी सिसकी सुनाई देती। मैंने उसे अपने साथ लगा लिया। रो लो आमना, दिल हल्का हो जाएगा। नहीं, वो आहिस्ता से बोली, अगर मैं रोई तो कमजोर हो जाऊंगी। मैं कमजोर नहीं होना चाहती, मैं सिर्फ जीना चाहती हूँ, और बस। मैं उसके सर पर हाथ फेरती रही। रात गहरी होती गई। पूरा घर सो रहा था, मगर हम दोनों जाग रहे थे। मैं आमना की हिचकियों की आवाज सुनती रही। वो आवाज जो न चीख थी न रोना, बस एक दबे हुए दिल की गवाही थी। मुझे पहली बार लगा कि उस कुएं के किनारे सिर्फ एक जिस्म नहीं लड़खड़ा रहा था,
बल्कि उसकी पूरी जिंदगी फिसलने वाली थी और अब मुझे उसका सहारा बनना ही था। दिन गुजरते गए और पिछले दिनों का सदमा जैसे आमना के जिस्म में धीरे धीरे उतरता जा रहा था। उसके कदम पहले से ज्यादा सुस्त हो गए थे, चेहरा जर्द पड़ गया था और सांस मामूल से कहीं ज्यादा भारी हो गई थी। मैं रोज सुबह उसकी तरफ देखती तो दिल जैसे टुकड़ों में बढ़ जाता। वो काम करती जरूर थी, मगर हर हरकत में थकन का वजन साफ महसूस होता था। मैंने कई बार अम्मी से कहा कि इसे कुछ दिन आराम दे दे, मगर अम्मी हर बार वही जवाब देती, अगर अभी से ये बहाने करेगी तो आगे कैसे करेगी। भाई पिछले कुछ दिनों से निस्बतन खामोश था। पहले जैसा गुस्सा अब कम हो गया था, मगर उसका रवैया अभी भी मुकम्मल तौर पर तब्दील नहीं हुआ था। वह आमना के करीब आकर भी उसे नजरें मिलाने से हिचकिचाता था। शायद उसके जहन में भी पिछले दिनों का मंजर बार बार उभर रहा था। कुएं वाला वाकया, आमना का डर, उसे गिरते गिरते बचाना, मगर वो अंदर ही अंदर इस सब को दबाने की कोशिश कर रहा था। एक दिन जब मैं आमना के साथ किचन में थी, उसने सब्जी काटते हुए अचानक हाथ रोक लिया। मैंने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? आमना ने आंखें बंद की और आहिस्ता से कहा, चक्कर आ रहा है, सांस भी भारी हो रही है। मैं फौरन उसके पास गई। बैठो, अभी बैठो। मैंने उसे पकड़कर कुर्सी पर बिठाया, मगर वो बैठते ही आगे को झुक गई, जैसे पूरा जिस्म अपना बोझ बर्दाश्त न कर पा रहा हो। मैंने घबरा कर आवाज लगाई, भाई, अम्मी, आकर देखें इसे। अम्मी अंदर आई और एक नजर उस पर डालकर बोली, चक्कर ही तो आया है, औरतों के साथ होता रहता है, थोड़ा पानी पिला दो, ठीक हो जाएगी। मैंने गुस्से से कहा, अम्मी ये आम चक्कर नहीं है, ये पिछले कई दिनों से हो रहा है। अम्मी ने सख्त लहजे में कहा, बस ज्यादा ना बोलो, ले जाओ इसे कमरे में, आराम कर लेती है तो ठीक हो जाएगी। मैंने भाई की तरफ देखा, आप कुछ कहेंगे? भाई ने चल लम्हे आमना की कमजोर हालत देखी और फिर आहिस्ता से कहा, चलो इसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। मैं हैरान रह गई। शायद पहली बार भाई ने खुद फैसला किया था। मैं और भाई आमना को सहारा देकर बाहर ले गए। उसके कदम जैसे जमीन पर रखे ही नहीं जा रहे थे। गाड़ी तक पहुंचने में ही उसका सांस फूल गया। क्लिनिक पहुंचकर डॉक्टर ने उसे चेक किया, कुछ सवाल पूछे, फिर रिपोर्ट्स देखकर संजीदा लहजे में कहा, इस पर बहुत दबाव रहा है, जिस्मानी भी और जहनी भी। इस दबाव की वजह से यह हमल बाकी नहीं रह सका। मेरे हाथ से फाइल फिसलते फिसलते बची। आमना ने आंखें झुका ली और बस धीमी आवाज में कहा, शायद ये सब किस्मत का फैसला था। लेकिन भाई का चेहरा पहली बार पूरी तरह बदल गया था। उसने अपना सर दोनों हाथों में पकड़ लिया। ये मेरी वजह से हुआ ना, मैंने इसका ख्याल नहीं रखा। डॉक्टर ने संजीदगी से कहा, गलती किसकी है ये बात की बात है। अभी इसे आराम, मोहब्बत और ख्याल की ज़रूरत है। इसे कमज़ोरी ने घेर लिया है। आप लोग अगर इसे दबाव में रखेंगे तो ये मज़ीद बिगड़ जाएगी। वापसी के रास्ते में गाड़ी खामोश थी। सिर्फ आमना की हल्की सांसें और भाई की टूटी हुई कैफियत सुनाई दे रही थी। घर पहुंचकर अम्मी ने फौरन पूछा, क्या हुआ? भाई ने आहिस्ता से जवाब दिया, डॉक्टर ने कहा है हमल ज़ाया हो गया है। अम्मी चंद लम्हे के लिए रुकी, फिर बोली, इंशाल्लाह फिर हो जाएगा। मगर ये सब कैसे हुआ? क्या एहतियात नहीं करती थी आमना? भाई ने पहली बार शदीद लहजे में कहा, अम्मी ये इसकी गलती नहीं, हम सब की गलती है। हमने इसे एक लम्हा सुकून नहीं दिया। अम्मी हैरान रह गई। मैंने पहली दफ़ा देखा कि भाई अपनी ही माँ से इख्तलाफ कर रहा था। आमना कमरे में जाकर लेट गई। मैं उसके पास बैठी, उसका हाथ थामा। आमना, तुम ठीक हो? वो आहिस्ता से बोली, दिल खाली सा लग रहा है, जैसे कुछ छिन गया हो। मगर मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं देती, शायद आजमाइश थी। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहाँ आंसू नहीं थे, मगर इतनी गहरी थकन थी कि लफ्ज़ भी उसका वजन नहीं उठा सकते थे। मैंने कहा, अगर तुम रोना चाहो तो रो लो, दिल हल्का हो जाएगा। आमना ने सर हिलाया, नहीं, रोने से क्या होगा, मैं बस कुछ देर चुप रहना चाहती हूँ। घर में पूरा दिन गैर मामूली खामोशी रही। भाई अपने कमरे में बार बार आ जा रहा था। कभी दरवाजे तक आकर रुकता, फिर वापस लौट जाता। शायद वो हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था कि आमना से सामने बैठकर कुछ कहे। रात को जब सब सोने लगे, भाई आहिस्ता से दरवाजे के पास आया। अगर बात करना चाहो तो, आमना ने बहुत नर्म आवाज में कहा। मैं थकी हूँ, कल बात कर लेंगे। भाई ने सर झुका लिया। ठीक है। उसके जाने के बाद मैं आमना के करीब बैठ गई। तुमने बात क्यों नहीं की? आमना ने कहा। इस वक्त मेरे पास कोई लफ्ज नहीं, मेरे अंदर जैसे कुछ बाकी ही नहीं रहा। मैंने उसके सर पर हाथ रखा। तुम मजबूत हो आमना, बहुत मजबूत, और मुझे लगता है कि भाई अब वाकई बदलने वाला है। आमना ने आहिस्ता से कहा, शायद अगर वो बदले तो बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा, मगर मुझे नहीं मालूम कि दिल का जख्म कितनी जल्दी भरता है। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती रही। आमना खामोश थी, मगर उसकी खामोशी बोल रही थी, दुख से, थकन से, एक टूटे ख्वाब से। मैं सारी रात उसके पास रही ताकि वो कभी भी खुद को अकेला महसूस न करे, और मैं महसूस कर रही थी
घर के अंदर पहली बार कोई तब्दीली आ रही थी। शायद भाई के दिल का दरवाजा वाकई खुलने लगा था और शायद यही वो नरमी की पहली किरण थी जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल देना था। इस वाकये के बाद भाई का रवैया आमना के लिए जैसे बदलने लगा। उसके लहजे में वो सख्ती नहीं रही जो पहले हर बात में झलकती थी। एक सुबह आमना की तबीयत फिर कमजोर महसूस हुई तो भाई बगैर किसी एतराज के उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए खड़ा हो गया। मैं हैरान होकर पीछे रह गई, मगर अम्मी ने उसे देखते ही तंजिया अंदाज में कहा, हाँ भाई, अब तो लगता है आमना ने तुम पर जादू कर दिया है, वरना तुम कब इतने नर्म होते थे। भाई ने पहली बार अम्मी की ऐसी बात का जवाब न दिया। उसके चेहरे पर बेजारी साफ थी, मगर वो खामोशी से आमना को सहारा देता रहा। आमना खुद भी हैरत में थी, मगर वो किसी बहस में पड़ने के बजाय खामोश रही। उसकी खामोशी में शिकायत नहीं थी, मगर एक बेआवाज सवाल जरूर था कि आखिर ये तब्दीली क्यों आ रही है। अम्मी ने घर में बात फैलाने की कोशिश की कि आमना की वजह से भाई बदल रहा है, मगर आमना के सब्र और कमजोर होते वजूद ने आहिस्ता आहिस्ता भाई के दिल में नर्म गोशा बना दिया था। वो पहली बार अपने फैसलों पर गौर करने लगा था। घर में उसकी खामोशी अम्मी को नागवार गुजरती थी, मगर वो भी समझ नहीं पा रही थी कि बेटे के अंदर ये तब्दीली क्यों आ रही है। इस दौरान एक बड़ी खबर गांव में फैल गई। वो शख्स जो बरसों से शक के दायरे में था, अचानक पंचायत में आकर सबके सामने एतराफ करने लगा कि मलिक साहब को उसने नुकसान पहुंचाया था। उसने सच बता दिया कि आमना के भाई पर लगाया गया इल्जाम बिल्कुल गलत था। पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि फिर पंचायत ने कैसे इतना बड़ा फैसला कर लिया था। मेरे हाथ से पानी का गिलास गिर गया, दिल जैसे रुक गया। आमना के वालिदैन के पास भी ये खबर पहुंची तो वो फौरन हमारे घर आए। अम्मी और भाई दोनों सख्ते में थे। आमना के वालिद ने गुस्से और दुख भरे लहजे में कहा, हमारी बेटी तुम लोगों ने जुल्म में दे दी, और वो भी झूठे इल्जाम पर। हम इसे वापस ले जाएंगे, इसे इस घर में मजीद रहने नहीं देंगे। आमना मेरे पीछे खड़ी कपकपा रही थी। भाई को जैसे सांस लेना मुश्किल हो गया। वो पहली बार बेख्तियार आमना की तरफ बढ़ा। आमना, उसकी आवाज बेबस थी, मुझे तुमसे बात करनी है। पूरे घर में अजीब सा सुकूत छा गया। ये वो लम्हा था जहां भाई के कदम खुद ब खुद उस लड़की की तरफ जा रहे थे जिसे वो कभी समझ ही नहीं पाया था। शायद उसे पहली बार अंदाजा हुआ कि उसने जिसे बेमोल समझा वही उसकी जिंदगी की सबसे सच्ची चीज थी। भाई आमना के सामने आया और जैसे उसके कदमों में बैठ गया। मैंने पहली बार अपने मजबूत भाई को यूं टूटते हुए देखा। वो रो रहा था, दिल की गहराई से, पछतावे से भीगे लहजे में। आमना, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम चाहो तो मुझे छोड़ दो, मगर प्लीज दिल में जो भी हो बस एक बार मुझे माफ कर दो। आमना की आंखों में नमी फिर आई, मगर उसका दिल वही नर्म था जो हमेशा था। उसने लरसती आवाज में कहा, मैंने कभी तुम्हारे खिलाफ कोई बात दिल में नहीं रखी। तुम भी इंसान हो, गलती तुमसे भी हो सकती है। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। ये सुनकर भाई के आंसू मजीद बहने लगे, मगर आमना के वालिदैन ने फौरन सख्त लहजे में कहा, हमें माफी नहीं चाहिए, हमें अपनी बेटी चाहिए। तुम लोगों ने जिस तरह इसके साथ सलूक किया, इसका हिसाब कौन देगा? आमना ने धीरे से कहा, अम्मी अब्बू, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। उसके वालिद चौंक गए। जिस घर ने तुम्हें रुला रुला कर तोड़ दिया, आमना ने आहिस्ता आवाज में कहा, मैं सब जानती हूँ, मगर अब ये मेरा घर है। ये सुनकर उसके वालिदैन खामोश हो गए। उन्होंने नम आंखों के साथ अपनी बेटी को आखिरी बार गले लगाया और कहकर चले गए, अगर कभी दिल दुखे तो बस हमें याद कर लेना। उनके जाने के चंद लम्हे के बाद ही आमना फूट फूट कर रो पड़ी। भाई ने फौरन उसे सहारा दिया, मैं सब ठीक करूंगा, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। वक्त गुजरता गया और अल्लाह ने उन दोनों को एक प्यारी सी बेटी अता की। वो बेटी जैसे इस घर में रोशनी लेकर आई, उसके आने से भाई का दिल पूरी तरह बदल गया। वो अब आमना को सांस की तरह चाहने लगा था। अम्मी भी पहले कुछ कहती थी, मगर पोती के सामने उनका दिल मोम हो जाता था। चंद महीनों के बाद भाई आमना और बच्ची को लेकर उसके मैके गया। जैसे ही आमना की मां ने अपनी नवासी को देखा, वो दौड़ कर आई और आमना को गले लगा लिया। आमना के बाप की आंखों में भी आंसू तैर रहे थे। हमें लगा था कि तुम टूट गई हो, मगर तुमने साबित किया कि तुम बहुत मजबूत हो। अल्लाह ने मेरे लिए अब आसानी लिखी है। मगर घर वापस आते हुए आमना बार बार एक ही बात से घबरा रही थी, पता नहीं अम्मी मेरे बच्चों को देखकर क्या रद्द अमल देंगी। मैंने उसका हाथ थामा, अब सब अच्छा होगा। अब वो वही अम्मी नहीं रही जो पहले थी। जैसे ही हम घर के अंदर दाखिल हुए, अम्मी ने पोती को देखा तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने बगैर सोचे समझे बच्ची को गोद में उठा लिया और आमना के माथे पर प्यार करते हुए कहा, बेटियां तो रहमत होती हैं। आमना रुक गई। जैसे यकीन न कर सके, मैंने पीछे से उसे धकेला, जाओ गले लगो, और आमना ने अम्मी को सीने से लगा लिया। यूं पहली बार उसके सफर का दर्द खत्म होकर सुकून में बदल गया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है
तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।